अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मुझे मैथ सबसे अच्छा लगता था। पर ठीक अगर है। स्कोर की बात करें तो रीजनिंग हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। वो अंदर से कैसा आपको बोलूँ, तो इको क्लास जैसा लगता है कि अरे यार मैं तो इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। प्लस आई थिंक 100% स्कोर कर पाना किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा मुश्किल है, बट 100 परसेंटाइल जो है ये एक पॉसिबिलिटी है। नमस्कार, ऑलिव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी सीजीएल के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और इसी श्रेणी में लगातार आपके साथ हम लोग टॉपर्स की मुलाकात करवा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज एक ऐसी शख्सियत आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी है, बहुत ही मजेदार इनकी कहानी है। खैर, ये सारी बातें हम लोग लगभग सभी के लिए बोलते हैं, बट यहां विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रिजल्ट आता है तो हम सब रिजल्ट की चकाचौंध में खो जाते हैं और हमें दिखती है सिर्फ वो चमक, वो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर या टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 रैंकर्स, उनकी पोस्ट, उनका सेलिब्रेशन, उनका सक्सेस। पर उसके पीछे क्या मेहनत है, क्या रास्ता है, कितना कठिन प्रयास है, कितना अभ्यास है, कितना जतन है, ये शायद कोई नहीं सोचता है। तो आज इसी कहानी पे प्रकाश डालने हमारे सामने कुमार कार्तिक जो है वो उपस्थित हैं। कुमार कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हॉलीवुड प्लेटफॉर्म को अपना समय देने के लिए। और जी सबसे जी। पहले मैं शुरुआत करूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका थैंक यू सर। सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2025 में हो गया है। और आपको जो है एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, कार्तिक बताएं उससे पहले, कि इनको इनके होम टाउन में पोस्टिंग जो है वो मिल जाएगी, उसकी 100% इनको उम्मीद है। मतलब वो रिजल्ट उनको जो चाहिए था वो आ गया है और होम टाउन में रहेंगे। तो कार्तिक से बातचीत शुरू करते हैं। कार्तिक, स्वागत है आपका। कुछ अपने बारे में छोटा सा एक आप कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैं आगे आपसे बातचीत शुरू करता हूँ। थैंक यू मारू सर, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरा नाम कुमार कार्तिक है और मैं आरा बिहार से हूँ। मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक मैंने आरा से ही करी है। और करेंटली मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, मुंबई में। और अभी इस बार सीजीएल में मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था और मुझे ऑल इंडिया रैंक 1152 मिला है, और जिसमें मैंने ओएस का पोस्ट चूज किया है। वेरी नाइस, लवली। तो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट जो है हमारे इनकम टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इनकी पोस्टिंग इस बार हुई है। और खास तौर पे जैसा मैंने बोला कि होम पोस्टिंग के कारण इन्होंने ये जॉब जो है वो सिलेक्ट की है, उसके भी अपने कारण है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो कार्तिक ने हमें बताया कि ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है और पहले ऑलरेडी वो इनकम टैक्स में पोस्टेड है। लेकिन ये कहानी आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी, ब्रीफ सी लग रही होगी, इसके पीछे बहुत लंबा सफर है। तो कार्तिक, जैसा मैंने आपसे बातचीत करी, सफर की शुरुआत शायद 2021 में हुई, यस कोविड सर। के बाद से। तो कार्तिक, आप मुझे बताइए, पहले तो सबसे पहले, बहुत आजकल जिससे भी बात करते हैं, ग्रेजुएशन कहां से, सब बोलते हैं इंजीनियर है, इंजीनियर है, इंजीनियर है, और फिर बोलते हैं उसका उनको अनड्यू एडवांटेज भी मिलता है। आप मुझे अपने बारे में बताइए, ग्रेजुएशन आपने किस फील्ड में करी और कैसे गवर्नमेंट सर्विस की तरफ आने का रुझान आपका बना? ओके, तो सर मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने बीए किया है, शाबाश, हिस्ट्री वेरी गुड। ऑनर्स है। तो इसमें मेरे आने के सबसे पीछे मेन कारण ये था कि मेरे फादर ही थे। उनका ड्रीम था कि मतलब मैं यूपीएससी की तरफ जाऊँ, तो उनका ये अच्छा। सजेशन था। क्योंकि उस समय लड़का ब्लैंक होता है कि मैं करूँ क्या। और राइट, जनरली राइट। जो लड़के इंजीनियरिंग भी करते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा ही गाइडेड होते हैं मोस्टली। बिल्कुल सही बात है, 100% हाँ। सही बात है ये। तो मेरे पापा का एक एम्बिशन था कि मतलब मुझे बनाने के, वैसे तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया। और फिर उसके बाद मैं इसको लेके चला। लेकिन फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर एसएससी से कुछ सीनियर्स लड़कों ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको किया तो लगा कि हाँ, मतलब सही बैकग्राउंड चूज किया अभी तक तो, और आगे फिर देखते हैं फिर। तो मतलब पिताजी जो है, फादर साहब की इंस्पिरेशन रही एक तरह से, उन्होंने आपको गाइड किया, सही रास्ता दिखाया, और इसी पे आपने जो है आगे चलना शुरू कर दिया। तो यस इसके सर। अलावा फिर बाकी तो गाइडेंस मिलती रहती है, एक बार आपको रास्ता मिल जाता है फिर आप सही जगह, सही दिशा, सही काम पकड़ ही लेते हो। तो यस सर। ग्रेजुएशन के बाद आपने कहा मुख्यतः आपने सीजीएल देना शुरू किया। बट जैसा आपकी बातचीत में मुझे पता चला कि आपने 2021 में ही, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं थे, तो तभी से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और यस उसके सर। बाद कुछ एग्जाम्स आपने क्रैक भी करना शुरू कर हम्म, दिए, खासकर एसएससी के। तो इसके हम्म। बारे में आप जरा विस्तार से बताइएगा कि कैसे कैसे एग्जाम्स आपने दिए, कौन से दिए, कौन से क्रैक किए, इन उन एग्जाम्स के बारे में भी जरूर बताइएगा जहां पे आप लास्ट स्टेज पे जाके आप मतलब ऑलमोस्ट पहुंच के रह गया। तो वो ना अक्सर किस्मत की वजह से होता है, वो मतलब तैयारी में कमी की वजह से नहीं होता है। तो ये बताओगे तो स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि यार तैयारी उस लेवल पे उस टाइम से शुरू हो जाती है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तब जाके कहीं सिलेक्शन मिलता है। जी। ओके, तो सर जिस एज में मैंने शुरू किया था, मतलब मैं अराउंड 17-18 साल का था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, एयरफोर्स अग्निवीर का।
तो ओके। सबसे पहले मेरा उसका रिटर्न क्लियर हुआ था, लेकिन मैं उसमें फिजिकल में आउट हो गया था। फिर हम्म। उसके बाद जो वही आपको बताया, कुछ लोगों ने मुझे बताया एसएससी के बारे में, तो मैंने एसएससी हम्म। में उस समय जितने भी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था, मैंने सबके सबके फॉर्म डाले थे फॉर द सेक हम्म। ऑफ एक्सपीरियंस। और इस हम्म। तरीके से तो पहले मैंने उसमें सीजीएसएल का पेपर दिया, फिर सिलेक्शन पोस्ट, देन एमटीएस, इन सब के मैं एग्जाम दे रहा था। और उन सब में हम्म। कई में रिजल्ट्स भी आए। सिलेक्शन पोस्ट में मुझे पहले अटेम्प्ट में ही रिजल्ट आने लग गए, और फिर उसके बाद सीजीएसएल का प्री जो था वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हम्म। क्योंकि 2021 वाला मैंने एमटीएस का फॉर्म नहीं डाला था, लेकिन अच्छा। सीजीएल मुझे नहीं मिला। फिर एमटीएस का जब मैंने पेपर डाला 2022 में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मतलब इसमें आगे कर सकते हैं। लेकिन सीजीएल उस समय भी बहुत बड़ी चीज लगती थी, क्योंकि सीजीएल का मैंने प्री तो क्लियर किया था, पर मेंस में वही टाइपिंग की वजह से नहीं हो पाया था। तो लगा कि अरे यार, मतलब पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सीजीएल। हम्म। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे गाइडेंस मिलती गई, और फिर हो गया। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है इसमें, मतलब अगर एग्जाम में क्लियरेंस मिलने लग जाता है कहीं पर भी, तो यस सर, थोड़ा बिल्कुल। लगता है कि नहीं यार, अगर ये क्रैक कर लिया तो आगे पॉसिबल है। कई यस सर, लोग वो जब असफल होते हैं तो वो बहुत हद तक घबरा जाते हैं कि नहीं यार, ये तो शायद मुझसे होगा ही नहीं। ये सही, ये सही बात है। क्योंकि एयरफोर्स का जो पहला बार रिजल्ट आया था, तो उस समय मतलब जो उस समय जो खुशी की चमक थी चेहरे पे, वो इस सीजन के बाद भी नहीं है शायद। वो तो ये सर आपने सही बोला, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इसमें। क्योंकि आप राइट। एक अगर एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आपको फील होता है, वो सक्सेस फील होता है फिर आपको कि हम्म। हाँ, आप कर रहे हैं, सही रास्ते पे आप जा रहे हैं। हम्म। हम्म। प्रोसेस को आप ट्रस्ट कर पाते हैं। राइट। तो कार्तिक, एक थोड़ा बीच में सवाल चेंज करूंगा मैं यहाँ पे। आपने बताया कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स करी है, बीए किया है मतलब, हम्म, तो इसके अंदर जो है अब जैसे सीजीएल की तैयारी कर लो या फॉर दैट मैटर एमटीएस कह लो या सीएचएसएल कह लो, इन सभी एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं जीके जीएस एक अहम हिस्सा निभाता है। तो इस भागीदारी के लिए हिस्ट्री पढ़ना या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से होना, क्या आपके लिए विशेष कुछ फायदा लेकर के आया? कुछ आपको बेनिफिट मिला, या फिर एवरेज ही था, जनरली था, मतलब आपके लिए बराबर ही रहा जैसे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए होता है? नहीं सर, बिल्कुल जनरल नहीं बोलूंगा इसको मैं, क्योंकि हिस्ट्री बैकग्राउंड से होने के कारण मुझे एक एज मिला उन लोगों के ऊपर। ये कि अभी आप देखेंगे एसएससी में खासकर जीके सब्जेक्ट को लेकर काफी ज्यादा हम्म। लोग डरे रहते हैं। जी मैथ्स बिल्कुल। में हाँ चलो कर लेंगे, रीजनिंग में भी कर सकते हैं, हम्म। इंग्लिश भी चलो ठीक है। इंग्लिश हम्म। बैकग्राउंड है, जैसे जो हेल्प सर इंग्लिश बैकग्राउंड वाले लड़कों को मिलता है हाँ हाँ इंग्लिश में हाँ। हिंदी माध्यम वालों के ऊपर, तो उस तरीके से ही ये जीके के साथ मेरा था। तो मैं वही फील कर पाता था कि मुझे जीके उतना नहीं डराता था। हालांकि हम्म। सर जो मैंने उधर पढ़ा और यहाँ पे जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। हम्म। हाँ, उधर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ा है, इधर काफी वो डाइवर्स हो जाता है आपके लिए। हम्म। और हम्म। पैटर्न भी हर साल हर एग्जाम के साथ चेंज हो रहा चेंज है। होता रहता है। हम्म। तो यू हम्म। हैव टू बी अपडेटेड उस टाइम पे। तो करेक्ट। काफी डिफरेंसेस हैं, पर हाँ एक एज था, मेंटल एज था मेरे पास कि एक मैं कर सकता हूँ, उतना कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना पढ़ के आया हूँ, तो कर सकते हैं, वी कैन डू। हम्म। तो ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि भाई जीके बैकग्राउंड से होना या फिर मतलब जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से होने का ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम ही अलग ही हम्म, फायदा हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है रहता है। हम्म। जैसे एक इंजीनियर को मैथ्स में कॉन्फिडेंस रहता है, या बिल्कुल फिर बिल्कुल सर। जैसे एक इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस होता है, कुछ वैसा ही आपको जो है जीके जीएस में महसूस हुआ। तो ये भी बड़ी बड़ी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट की इंस्पिरेशन, आपने बोला आपके पिताजी ने आपको ये रास्ता दिखाया, बट उससे पहले आपने मुझे बताया कि कुछ आपने प्राइवेट में भी थोड़ा बहुत काम शुरू किया था। यस सर, यस तो सर। वहां से आपने फिर ये, जैसे पिताजी ने जब पिताजी ने बोला उसके बाद आपने स्विच किया, या फिर प्राइवेट में बात बनी नहीं, आपको लगा नहीं यार गवर्नमेंट ही सही रास्ता है मेरे लिए आगे जाने का? नहीं सर, उस समय ऐसा कंडीशन था कि मतलब मेरे पिताजी उस लायक नहीं थे। तो मतलब वो काफी, उनकी तबीयत खराब रहती थी। अच्छा। तो उस कारण से मुझे ही ये टफ डिसीजन लेना था कि कुछ अगर अच्छा करना है जिससे इन मतलब, क्योंकि सर गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक आपके लिए एक सैलरी जैसा कुछ नहीं है, इसमें काफी सारे पक्ष भी है। हम्म। तो हम्म। मेनली मेरा उस आई टाइम एग्री। पे मेन अट्रैक्शन होता था कि सीजीएस जो बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उसकी हेल्प लेकर के मैं किसी तरीके से फादर को मतलब वो फैसिलिटीज से अवेल करा पाऊँ। तो मेरा मेन वही फोकस रहता था। तो उस कारण से मैंने देखा 2-3 महीने काम करके कि नहीं, इधर का जो प्रेशर भी है और साथ में जो वर्क कल्चर है, शायद मैं इसमें कभी ढल ही नहीं पाऊंगा, और मेरा जो पोटेंशियल है शायद मैं इधर वेस्ट कर दूंगा, उस लेवल पे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस कारण से फिर मुझे लगा कि नहीं, फैमिली से सपोर्ट भी मिला उस टाइम पे काफी ज्यादा, क्योंकि मतलब हमारे लिए काफी ज्यादा होते थे वो पैसे उस टाइम पे।
तो लगता था कि नहीं यार, इसको छोड़ देंगे तो फिर अब इलाज के लिए बचेंगे क्या। लेकिन फिर फैमिली ने सर वो अंदर से विश्वास दिलाया, और दोस्तों का भी काफी सपोर्ट रहा। तो उस कारण से फिर मैंने वो टफ डिसीजन लिया, और फिर उसके बाद प्रिपरेशन शुरू की, और फिर विद इन ईयर वो रिजल्ट आने लग गए, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब कि कार्तिक, एक मुझे लगता है कि ये आपकी बात से स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि गोल के पीछे जज्बे का एक कारण होना चाहिए। जैसे। जैसे गोल है, चलो मुझे सीजीएल निकालना है, बट उसके पीछे हर किसी का कारण अलग होता है। और जिसका कारण मजबूत है या मजबूर है, दोनों ही सूरतों में वो स्टूडेंट जो है उसको क्लियर कर जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि मतलब मुझे अफसर बन के कुछ बड़ा करना है, मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, या मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। आपका कारण ये था ही नहीं। आपका कारण था कि मुझे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स अपने घर में लेकर के आने हैं, जिससे कि चीजें थोड़ी आसान हो सके, कंडीशन थोड़ी सुधर सके। और उसकी वजह से जो है, जो डट के आपने मेहनत की होगी, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता उस बारे में। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक ये अब वो मौका है जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, मन को फील करना चाहिए कि चलो उस रास्ते पे अब मैं आगे पहुंच चुका हूं। जो जर्नी थी मेरी वो तय हो गई और आगे बढ़ेगी शायद यहाँ से। हम्म। बट एक सही रास्ता मुझे जो है मिल चुका है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। एंड आई एम श्योर आपके माता पिता, आपके घर वाले, परिवार वाले, आपके यार दोस्त जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया उस समय, वो सब आपसे बहुत बहुत प्राउड होंगे। तो जी सर। कार्तिक, एक बात करते हैं, जो मेन चीज पे अभी हम फोकस करेंगे कि जो एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी है। जैसे अब आपने बोला सीजीएल का भी ये दूसरा अटेम्प्ट आपका था, तो और उससे पहले भी आपने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी होगी। तो एक बार या दो बार होगा शुरू में कि आपने फाउंडेशन की, जैसे ग्राउंड जीरो से पूरा बिल्डअप किया होगा, अच्छे से एक जगह पहुंचे होगे, और उसके बाद आपका फोकस जो है मुख्यतः वो प्रैक्टिस पे, मॉक्स लगाने पे, इन्हीं चीजों पे रहा होगा। तो मुझे आपसे अब हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जाननी है। पहले तो आप मुझे बताओ, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या था? मतलब इन चारों में से मेन, कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट भी रहा और उसको पढ़ने में मजा भी आता था, और आपका अभी भी मार्क्स वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वही निकल के आया, ऐसा कौन सा था? सर वैसे तो स्कोर वाइज अगर मैं अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे मैथ सबसे अच्छा लगता था। पर ठीक अगर है। स्कोर की बात करें तो रीजनिंग हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। या मैं बोलूं अच्छी बात। रीजनिंग का मैं फेवरेट रहा हूं, क्योंकि सर उसमें वेरी मल्टीपल टाइम्स प्री में भी, और पिछले बार के मेंस में, और इस बार के मेंस में भी मेरे रीजनिंग में मतलब फुल मार्क्स थे। वेरी नाइस। मतलब सो आजकल ना रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं हमेशा से, क्योंकि आसान आते हैं सवाल। बट उनको लगता है कि यार 25 नंबर का, अगर हम लोग 25 क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो 25 में से अगर 22 भी लग गया, 21 भी लग गया, तो काम चल जाएगा। वही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यस सर। रीजनिंग तो अब परफेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब इस लेवल पे हम्म। अगर आ रहा है, और अगर उसमें भी एक दो क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ है। तो और रीजनिंग तो सर। परफेक्ट रखो, क्वांट में अपना टाइम दो जो रीजनिंग से बचा रहे हो, और फिर इंग्लिश भी मजबूत रखो, तो जीके जीएस की पकड़ के हिसाब से आपका पेपर जो है मेरे ख्याल से निकल जाता है। आजकल यही स्ट्रेटेजी काम आ रही है। तो वेरी गुड, जी अच्छा सर। लगा मुझे सुन के। रीजनिंग की बात पहली बार बहुत लोग करते नहीं है, तो अच्छा लगा सुन के। वेरी गुड, नाइस। तो शुरुआत चलो रीजनिंग से ही करते हैं। तो कहाँ से रीजनिंग की स्टार्टिंग आपने कैसे की, और कैसे उसको बिल्ड किया, और कैसे स्ट्रेटेजी वाइज, जैसे आपने क्या ऐसा अलग किया या क्या सोचा कि भाई मुझे रीजनिंग को ऐसे प्रिपेयर करना है? तो सर सबसे पहले तो मतलब जब भी मैंने अभी भी मैं सबको यही बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई भी वो जो प्रिपेयर करता है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा कभी भी कोई भी एग्जाम के लिए तुमको अपना लेवल चेक करना है, तो सबसे पहले मॉक देना चाहिए, चेक करेक्ट। करने के लिए। ठीक तो है। मॉक देने पे पता चल जाता है कि पहले तो एग्जाम लेवल कैसा है, हम्म। आपका लेवल कैसा है, और राइट। उसके बाद आपको कितनी मेहनत और लगेगी। तो राइट। और आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अपना प्लान कर पाते हो। तो ये सबसे मतलब मेरा ये आइडिया है कि अगर सबसे पहला दिन ही अगर हम लोग मॉक देते हैं, तो शायद वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें सबसे पहले जब भी मैंने मॉक दिया था, जो सबसे पहला जो एसएससी का मॉक दिया था, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसका काफी वर्जन मतलब मैंने पहले देख रखा था, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पहले पढ़ाता था सर। तो उस हाँ कारण हाँ से मुझे थोड़ा कनेक्ट हुआ उससे कि नहीं, ये थोड़ा हम्म। ठीक है। फिर लेकिन उसमें जो भी कमियां थी, मैंने अलग अलग बहुत सारे जो मतलब टेलीग्राम पे सोर्सेज थे, उनसे हम्म। धीरे धीरे करके सीखा कुछ। ठीक है। और कुछ सर ऐसे वीडियोस भी थे, मतलब आपको मैं 247 से जानता हूँ उस टाइम पे। अच्छा। तो लवली। उसका उसका मैंने एक दो ही वीडियो देखा है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त उसमें लॉ कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा। उधर से उन लोगों ने मतलब ऐसे ही बस बोला कि तुम इनका देख सकते हो, लेकिन तो मतलब मैंने वहां से सर आपका देखा, एक दो सोर्सेज मैंने आपके कुछ ओ कुछ अच्छा वहां से अच्छा। देखे। फिर वहां से फिर मतलब धीरे धीरे बिल्डअप होता गया वो सोर्सेज के साथ में। और रीजनिंग कैसा है सर कि मैथ्स के साथ में वो धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है उसका। करेक्ट तो करेक्ट वही हुआ, करेक्ट। फिर वो टाइम टू टाइम मतलब उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो धीरे धीरे खुद इंप्रूव होता गया।
पर वो जो है इस कोर्स के कारण वो थोड़ा अंदर से रीजनिंग सेक्शन में मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि नहीं मतलब कर सकते हैं, पिछली बार भी किया तो इस बार भी कर लेंगे। क्या बात है, वेरी नाइस, हम्म। लवली। ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ बट मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि आप किसी और प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ के आज मेरे ही साथ बातचीत कर रहे हो। आई एम सो हैप्पी वो, और अब मुझे और पर्सनल जुड़ाव लग रहा है आपके साथ। तो वेरी नाइस। अच्छा, आप मुझे बताओ इसलिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। ओके। क्वांट कैसे आपने जो है क्वांट, क्योंकि बहुत लोग क्वांट क्वांट घबराहट रहती है उनके मन में, तो क्वांट को कैसे बिल्ड किया, वहां से कैसे आप आगे आए, और क्या सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स काफी हैं या फिर बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है, फिर शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको पता हो तो बेटर कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉमन मिथ्या हैं लोगों के मन में, जो मिथक है, उसको भी आप जवाब देके सही कीजिए कि क्या सही स्ट्रेटेजी रहती है इसके लिए। तो क्वांट का ऐसा है कि मतलब ये तो सही बात है कि लोग उससे सबसे ज्यादा डरते हैं। और सर उसका उसका दिक्कत ये है कि डरने के पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ में इंग्लिश के भी टच में आते हैं, और वो और रीजनिंग सबको मजा आता है करने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जीके का ऐसा है कि कुछ सवाल आपके लगते हैं तो ठीक है, पर मैथ्स का ऐसा है कि मैथ्स में सिलेबस थोड़ा वास्ट है। अगर हम्म देखा जाए तो इन एज हम्म। कम्पेयर टू बाकी सारे सब्जेक्ट में इसका जी। मतलब थोड़ा लंबा टाइम आपको देना पड़ता है, हम्म। क्योंकि आप टेंथ तक आप उसको लॉन्ग मेथड से करते आ रहे हो, अचानक से आपको शिफ्ट करना पड़ता है। करेक्ट। तो वो हम्म एक डर बना रहता है उनको मन में कि नहीं मतलब कैसे हम उसको हैंडल कर पाएंगे। पर सर हम्म क्वांट में अगर आप एक बार उसका अगर पूरा कोर्स एक बार कर लेते हो और उसके हम्म बाद अगर आप उसको लेके बैठते हो तो हम्म। आई डोंट थिंक उससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है, क्योंकि वही मेरे ख्याल से सिलेक्शन दिलाने में सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल उसका रहता है, क्योंकि क्वांट अकेला एक सब्जेक्ट की तरह नहीं होता सर, वो आपके मतलब सोचने की क्षमता को आई थिंक बढ़ा देता है। हाँ, आई जैसे आई मैंने एग्री। पहले भी बोला सर कि रीजनिंग में भी आपका क्वांट का हेल्प होता है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल क्वांट, आप अगर क्वांट पे मेहनत करते हो तो लेवल बाय लेवल आपका रीजनिंग भी उसी इम्प्रूव हिसाब होगा। से ही इम्प्रूव होते जाता है। हम्म। वो हाँ, दोनों रीजनिंग साथ के में काफी चलते हैं। टॉपिक है, आप नंबर सीरीज उठा लो, आप यस सर। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स उठा लो, कैलेंडर क्लॉक ही देख लो, पीछे सारी क्वांटिटी है, हम्म। सारा मैथ्स ही लग रहा है। क्वांटी है। यस तो सर। नंबर्स का ही गेम है वो भी पूरा। और रही बात सर शॉर्ट ट्रिक्स की, तो ऐसा नहीं है कि क्वांट केवल शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंडेंट है। आप हम्म उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी है, क्वेश्चंस तो आजकल एसएससी वैसे ही पूछ रहे हैं। हम्म तो केवल शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो पाएगा उसमें, ऐसा है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल शॉर्ट ट्रिक सीख लिए तो शायद हो जाए। अभी मेरा एक दोस्त यूपीएससी सीसेट का कर रहा है, तो उसको भी यही डर लगा रहता है कि शायद तो एसएससी वाला है तो मतलब शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बहुत जानता होगा, लेकिन मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर अच्छा नहीं है। पर स्टिल मुझे क्वांट अच्छा लगता है। तो मतलब मेरा ये, मतलब आपका यही सजेशन है कि एक बार तो बेसिक्स पूरा चाहिए ही है। और हाँ क्वांट एक में बार। मुझे ये भी लगता है पर्सनली कि ज्यादातर बच्चे जो आज, अगर अगर आप कोई एक पर्टिकुलर साइंस बैकग्राउंड की तरफ नहीं गए हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स टेंथ के बाद मोस्टली मैथ्स छोड़ चुके होते हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद एक गैप आ जाता है, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद अचानक वो मैथ्स का एक डर बचपन से ही बना हुआ है, तो वो डर फिर से उजागर होता है और वो डिस्कनेक्शन रहता ही है हमेशा। तो उसको हम्म। भूल करके आप ग्राउंड जीरो से तैयारी करो, पहले टाइम लो, 6 8 महीने साल भर जो भी आपको लगता है, पूरा बेस रेडी करो। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते रहो और हार मत मानो यार। मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट ना 2 महीने ट्राई करते हैं, 200 300 क्वेश्चन लगाते हैं, नहीं लगता है तो थक के बैठ जाते हैं, मतलब छोड़ो हमसे होगा ही नहीं। ये एटीट्यूड मत रखो। हाँ, सबकी स्पीड अलग अलग है, स्पीड पे फोकस पहले रखना भी नहीं चाहिए, पहले बिल्ड करो, एक्यूरेसी सही रखो, फिर स्पीड तो अपने आप आती रहेगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स यस सर। वगैरह बाद में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाद में इसलिए इंपॉर्टेंट होती आपका है। फोकस जो है वो प्राइमरी फोकस फाउंडेशन पे है। यस अच्छा, सर। इंग्लिश की बात कार्तिक बताइएगा, आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं या फिर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं? नहीं सर, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से। इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है, तो फिर आपको इतनी मुसीबत नहीं आई होगी, इंग्लिश आपको नॉर्मल लगा होगा कि हाँ ठीक है, मतलब एडवांटेज तो नहीं होता है, बट हाँ ये है हम्म। कि आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि अरे ये क्या पढ़ लिया हमने। तो इंग्लिश अकॉर्डिंगली आपने कैसे प्रिपेयर किया, वोकैब पे ज्यादा हैवी रहे, आरसी के लिए क्या अलग से तैयारी की, क्योंकि इस बार आरसी पे काफी इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम में, तो कैसे आपका मैनेजमेंट रहा इंग्लिश को लेकर के? सर इंग्लिश का ऐसा रहा कि मतलब इसमें शुरुआत से जो आरसी की जो आपने बात करी है, तो वो आरसी का ऐसा रहा है कि जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस हम्म। समय से ही मतलब मुझे आरसी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि वही एक टाइम ऐसा मिलता था जिसमें आप वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेलते। नहीं तो ऐसा हाँ हाँ किसी राइट। ऐसा लगता था कि उसमें बस हाँ लगाओ और आगे बढ़ो ऐसा करके। करेक्ट। तो पर इसमें हालांकि टाइम फिर भी रहता था, तो उसमें सर ये था कि उसमें भी काफी सारे मतलब यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं मतलब जिन पे से मैंने उनका प्रैक्टिस करना शुरू किया और देखा कि क्या है। तो उसमें सर एक अप्रोच मैंने ये अपनाया आरसी के लिए कि पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता था उनके,
हम्म। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में अगर आरसी पे जाता, मतलब कंप्रिहेंशन पे जाता था, तो फिर वो मुझे कनेक्ट करता था जल्दी, मतलब मेरा दिमाग अब सीधा उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता था। हाँ अच्छा, हाँ ये तो काफी कॉमनली कहा जाता है, राइट राइट राइट। तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा उसमें। और हम्म। बाकी इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा एक एज है। पर हाँ मैं करेक्ट इसमें चीज करेक्ट। बोलना चाहूंगा, ऐसा ऐसा है क्या इसमें कि जैसे हिंदी मीडियम वालों को पता होता है कि हमारे लिए रेस बिल्कुल ही जीरो से है, ठीक है। हाँ राइट। पर इंग्लिश मीडियम वालों को वो लोग ऐसा मान के रखते हैं कि उनको तो सब पता है। हम्म। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता ऐसा है। है तो नहीं। हाँ, ऐसा हम्म। है नहीं। तो उसमें भी मतलब थोड़ा वो अंदर से कैसा आपको बोलूं, तो इको क्लैश जैसा लगता है कि अरे यार मैं तो इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन फिर उसके बीच वो होते रहता है प्रिपरेशन फिर। हम्म। तो इस ऐसे धीरे 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 करके मैंने वो बिल्डअप किया। इंग्लिश के कई सारे बुक्स आते हैं वोकैब्स के, पीवाईक्यूज हम्म। के, उन सीरीज को कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद वो कंप्रेhension के लिए जो आपको बताया जिस तरीके से, तो उस पे काम किया। सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए भी, मतलब दिन का टारगेट लेके चलता था ऑफिस में, क्योंकि मैं वर्किंग था सर, तो काफी मुश्किल होता था। और हाँ क्वांट और हाँ। रीजनिंग आप उस समय उस कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते थे। तो नहीं कर सकते, करेक्ट। हाँ, तो मैं उस समय इंग्लिश का ही टारगेट लेके चलता था। और इंग्लिश में मैं वो सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजम्बल्स का लेके चलता था कि उनको कंप्लीट करना है। और एक एक दिन में 150 सवाल का टारगेट लेके चलता था कि एटलीस्ट, क्योंकि सबसे मेरा वीकेस्ट पॉइंट इंग्लिश में वही था। तो फिर अच्छा। इस तरीके से उसको मैंने इम्प्रूव किया। और फिर धीरे 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 मॉक्स में उसका असर दिखने लगा, तो सही लगा फिर। लवली। और जीके जीएस में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है? जीके जीएस को कैसे टैकल किया आपने? जीके जीएस का भी सर ऐसा ही था। जीके जीएस तो अभी काफी मतलब वर्सेटाइल पूछने लगा है, और एसएससी ने अचानक से पैटर्न चेंज कर दिया था हाँ बिल्कुल। स्टेटमेंट बेस काफी हैवी हो गया एकदम ही पच्चीस तो से सर, तो उस कारण से सर अभी क्या था, मैंने उसके लिए मतलब जो भी यूपीएससी लेवल के जो सीडीएस और एनडीए के जो पेपर होते थे, उसमें कुछ ऐसा सवाल आता था। तो मैंने उन पेपर्स को कुछ लगाना शुरू किया था स्टार्टिंग में। वो ओके वो भी नाइस। इसलिए क्योंकि बेसिकली सर जीके में ऐसा है कि अभी आपको सारा सवाल पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट में करेक्ट। अगर 3 स्टेटमेंट है और आपको 2 भी पता है, तो आप काम निकाल सकते हो। हम्म। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। हाँ करेक्ट। तो वो सब चीजों पे मैंने थोड़ा फोकस किया जीके पे, कि किस तरीके से उसको लेके चल सकते हैं। और फिर आगे जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता गया, वैसे वैसे मैंने उसको अपने प्रैक्टिस में थोड़ा लाया कि हाँ, अब इस हिसाब से देखते चलते हैं। अच्छा कार्तिक, एक बात बताइए, जब आपने पेपर लिखा, 2025 का आपने पेपर दिया, तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की कि पहले ये सेक्शन, फिर ये सेक्शन, फिर ये सेक्शन, उसके बाद, या फिर जो राउंड टेक्निक लोग बताते हैं कि भाई पहले एक राउंड वन में आपने पहले सारे क्वेश्चन देख लिए, उसमें जो इजी इजी हैं वो लगा दिए, फिर राउंड टू आप आए, फिर राउंड थ्री में आपने बोनस के सवाल लगा दिए, कुछ रिस्क भी लिए, कुछ कैलकुलेटेड आपने गेस वर्क भी किया, ऐसा कुछ किया था? इसके बारे में कुछ बताओगे पूरा हमें? सर प्री के टाइम पे तो मैं उसमें जर्म टेक्निक अपनाता था। हाँ ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैंने जीके, मतलब जीके पे ही जाता था। हम्म। क्योंकि जीके करने के बाद ये पता लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। क्योंकि हम्म। तो वो जीके के बाद मैं उस हिसाब से टाइम एलोकेट करता था सेक्शंस को, हम्म। फिर उसके बाद इंग्लिश करता था, फिर रीजनिंग करता था, फिर मैथ्स करता हम्म। था। हम्म। क्योंकि मैथ्स के लिए टाइम ज्यादा बचाना था। उस समय तक करेक्ट। तो सेक्शनल टाइमर आया नहीं था। तो हम्म। वो था, मैथ्स के लिए ज्यादा ज्यादा टाइम बचाना रहता था। तो मैं हम्म। कोशिश ये करता था कि 25-30 मिनट तक मैक्स टू मैक्स ये सारा हो जाए। और हम्म। वही रीजनिंग में सब लोग मुझे बोलते भी थे, क्योंकि मैं रीजनिंग 8-9 मिनट 12 मिनट तक मैक्स जाता था, और वो मतलब खत्म हो जाता था। तो लोग मतलब बोलते थे, कह रहे इतनी जल्दी कैसे कर लिया था। तो वो ऐसा होता था। फिर उसमें फिर उसके बाद मैथ्स के लिए टाइम बच जाता था। तो सर मैंने ये जर्म टेक्निक अपनाया था उसके लिए। जर्म टेक्निक टायर वन में जो से लोग हम्म। मोस्टली करते भी हैं। और हाँ टायर टू में कुछ स्पेसिफिक आपने जैसे सेशन वाइज सोचा था कि भाई सेशन वन में मैं कैसे हैंडल करूंगा, सेशन टू को कैसे हैंडल करूंगा, इसमें कुछ फर्क पड़ा हाँ था हाँ उसको लेके? हाँ सर, वो सेशन टू, मतलब जब मैं टायर 2 के लिए सर, जब हम लोग आए, तो उस टाइम पे शुरुआत में मैं यही कर रहा था कि मैंने रीजनिंग को टाइम देना ज्यादा शुरू किया शुरुआत में। वो पहले ओके रीजनिंग करते फिर मैथ्स करते ठीक है। फर्स्ट सेशन में। लेकिन हम्म। उससे हो ये रहा था, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें 25 नहीं 30 आते थे। और हम्म। उसमें उनमें 3-4 सवाल ऐसे होते थे कि मतलब थोड़े लेंदी आते थे। हाँ और करेक्ट, क्योंकि क्रिटिकल आप रीजनिंग हो गया, पजल बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो हाँ उसमें हाँ। टाइम लगता है रीजनिंग में। हम्म मतलब टायर वन टायर टू में रीजनिंग में मुझे लगता है यही फर्क है, लेवल हम्म। में बहुत डिफरेंस नहीं है। वो 25 सवाल तो लगभग वैसे ही आते हैं, उन्हीं यस टॉपिक से सर। आते हैं, उसी लेवल के आते हैं। ये हम्म। 5 सवाल में वो एक तो दो तीन डेटा सफिशिएंसी दे देता है, एक दो क्रिटिकल हम्म। रीजनिंग दे देता है। वहीं थोड़ा सा खेल मुझे लग रहा है गड़बड़ाता यस है। सर। तो वो हम्म। सर वहां पे होता क्या था, फिर वही बात की अरे उधर तो प्री में तो करके आते थे, इधर पूरे सवाल क्यों नहीं हो रहे। तो उस कारण से मेरा हाँ। टाइम थोड़ा मैनेज में गड़बड़ होने लगा।
तो फिर मैंने हाँ। उसको फिर तब जाके मैंने पूरी शेड्यूल किया, और मैंने फिर सोचा कि नहीं, इस बार अभी मैथ्स को करते हैं। मैथ्स के अच्छा। 22-25 सवाल में कर लेता था, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग को एक बार पूरी तरीके से करके और फिर से वापस हाँ, देखता था कि मैथ्स और रीजनिंग में जो भी सवाल बाकी है उनको टाइम देते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी आपकी बात से सुन के मुझे लगा लगातार 30 सवाल रीजनिंग है, क्योंकि आप ना 25 सवाल की आदत से आते हो और रीजनिंग के बहुत इजी सवाल होते हैं, तो आपको आदत हो जाती है। जैसे अभी आप ही बोल रहे हो 12 मिनट में आप रीजनिंग लगा दे रहे थे, कई हम्म बच्चा 15 मिनट में मैथ्स लगाने की कोशिश करता ही है। हम्म उधर से हम्म आप जब 30 सवाल पे आते हो, 4-5 सवाल हैवी लगते हैं, बड़े लगते हैं, सोच में उलझ जाते हो, तो ना एक फटीग भी होता है, दिमाग थकने लगता हम्म है कि भाई अभी तो शुरुआत हुई है टायर 2 की, और मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते लगाते ही मन मेंटली थक चुका हूं और मुझे क्वांट में भी जाना है। तो ये जो हम्म जंप आप कर रहे हो कि थोड़ा सा रीजनिंग किया, फिर थोड़ा क्वांट में शिफ्ट हो गए, फिर थोड़ी रीजनिंग हम्म बची हुई करी, फिर थोड़ा बचा हुआ क्वांट करा, तो इससे आपका दिमाग भी शिफ्ट होता रहता है, तो आई थिंक माइंड भी थोड़ा बेटर स्थिति में रहेगा, फ्रेश रहेगा थोड़ा। तो यस ये सर। भी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। और यस। सेशन 2 में आई थिंक वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगते हैं। यहाँ पे तो हम्म। 30-30-60 ही है, वहां पे थोड़े ज्यादा लगते हैं, तो उसमें क्या चेंज होता है, क्या बदलता है उस समय? उसमें सर जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो तो सर इंग्लिश का ही है। जीके के तो 25 सवाल करेक्ट। ही है, हम्म। लेकिन सर जो इंग्लिश का वो बढ़ जाता है, और उसमें जो कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन ऐड हो जाता है। और अभी तो दो दो तीन तीन कॉम्प्रहेंशन आ रहे हैं, तो हम्म। उसके लिए आप शुरुआत से अगर, जैसे मेरा उसमें स्ट्रेटजी ये रहता था कि मैं सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन पे जाता था, हम्म। क्योंकि अगर उसको एक बार निपटा दिया तो आपके मन से वो लगभग 12-15 सवालों का बोझ हट हल्का हो गया। फिर करेक्ट। उसके बाद में सेंटेंस अरेंजमेंट पे जाता था, और फिर इतना करने के बाद अभी मैं मुझे लगता था कि अब केवल वोकैब वाले सेक्शंस के बाकी है, तो फिर मैं जीके पे चला जाता था इसमें भी, कि क्योंकि हाँ ऐसा करने से ये होता था कि एटलीस्ट जो, क्योंकि इंग्लिश वाले सवाल ये होते हैं कि आपको जैसे साइनो पूछा है, तो आप देखते हो और क्लिक करते हो, देखते हो क्लिक करते हो, तो वो लास्ट मोमेंट रस को बचाने के लिए मैं कोशिश ये कर रहा था कि जीके के सवाल जो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं उनको आराम आराम से पढ़ के एक बार सोक इन करके और अच्छे से उसका अंदाजा लगा लूं, और फिर उसके बाद में इंग्लिश में आकर के आसान सवालों को बाद में डील करता था। ओके। और टायर 2 में इस बार जिस सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा आंसू निकाले हैं वो है कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में कैसा रहा आपका, आपकी सिचुएशन क्या रही उस टाइम पे, और आपने खास तैयारी कैसे की थी कंप्यूटर्स की? और कंप्यूटर के लिए भी सर काफी ई बुक्स आए हुए थे। मैंने सर ऐसे हम्म। पहले मतलब अलोंग विथ माय ग्रेजुएशन मैंने एडीसीए कर रखा था, अच्छा। तो उस कारण से कंप्यूटर के काफी ऐसे टर्म्स थे, मतलब डीप में तो नहीं पर काफी ऐसे टर्म्स है जिससे मैं यूज टू था। हम्म। तो उस कारण से मुझे एक वही जैसा वो हिस्ट्री के कारण जीके में एक मेंटल थोड़ा एक, कॉन्फिडेंस आ गया, एक हाँ मेंटल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ रहता गया, था इतना मुझे डर कि नहीं लग रहा है, ठीक है डर जो नहीं होगा लग वो रहा मैं है। प्रिपरेशन कर सकता हूँ, हाँ वेरी सर। नाइस। और हम्म। तो और तो उस कारण से मैंने जब पेपर देखा था तो मुझे इतना तो लगा था कि पेपर ये कुछ अलग ही लेवल का आ गया है, करेक्ट। हम्म। पर बाहर निकलने के बाद पता लगा कि नहीं, कुछ कुछ और ही गलत लेवल का था, मतलब अलग नहीं, हम्म। गलत लेवल का था। हम्म। लेकिन फिर सर उसमें मैंने वही था, काफी टेलीग्राम पे ई बुक्स पढ़े हुए थे, तो मैंने उसमें मल्टीपल सोर्सेज, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं था, मल्टीपल सोर्सेज के जो जो टॉपिक्स मुझे लगते थे कि हाँ अभी करेंटली मॉक्स में ये आ रहे थे। हम्म। अभी हम्म। जैसे वो लाइव मॉक्स, तो सर मैं जितने भी मतलब थे उनमें जो भी देखता था कि हाँ ये टॉपिक पे अभी ज्यादा जोर पड़ रहा है, या पीवाईक्यू में अगर ये पूछा है तो इस बार भी क्या क्या चांसेस बन सकते थे उस टॉपिक के अराउंड, तो उसको मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पहले कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद पेपर में, लेकिन वैसा नहीं था, 12-15 सवाल तक ही आप कर पाते अगर कितना भी आप लेते तो, हम्म। मतलब आप गेस वर्क भी करते तो भी आप 7-8 तक जाते, और बहुत जाते तो आप 12-15 तक ही जा सकते थे। करेक्ट। तो यही था उसमें तो। लेकिन मेरे पास एक ये था कि मैंने एडीसीए कर रखा था, तो उसमें मैं थोड़ा वो उस कारण से मैंने थोड़ा उसको पकड़ पकड़ के चला कि हाँ अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर 4 ऑप्शन है 2 एलिमिनेट हो रहा है तो 2 पे रिस्क लेकर के, तो इस तरीके से मैं उसको लेके चला था। तो ये क्वालिफाइंग नेचर होता है तो उसमें रिस्क लेने में हिम्मत बढ़ जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? यस सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है हम्म। सर। अगर क्वालिफाइंग नेचर सुनते ही मन में थोड़ा वो एक हल्का हो जाता है मन, क्योंकि जीके हाँ। भी तो बिल्कुल वैसा ही है, आपको थोड़ा करना पड़ता है उसमें भी। राइट। पर इसमें क्या है कि जीके में आप रिस्क लेते हो तो आपको डर बढ़ा रहता है कि हाँ। कहीं, हाँ मतलब उसमें, करेक्ट। क्योंकि पूरे आपके स्कोर पे फर्क पड़ता है, पर कंप्यूटर में ये रहता है कि इसमें क्वालिफाई करना है तो चलो ले लेते हैं। हम्म। हम्म। नाइस, वेरी नाइस, लवली। तो ये आपकी मतलब जर्नी काफी मजेदार रही है, तैयारी की भी जर्नी, और आई थिंक इसमें से बहुत इनसाइट स्टूडेंट्स को मिले भी होंगे। थोड़ा लंबा जरूर जा रहा है बट मुझे लग रहा है, मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातचीत करके। यहां से हम फटाफट ट्रांजिशन करते हैं मॉक जर्नी पे। तो आपने सारी तैयारी करी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, एक टाइम ऐसा आया होगा जब आपका 70-80% सिलेबस हो गया होगा, और आपने शायद जैसे आपने बोला था मॉक तो पहले आपने फर्स्ट मॉक तो पहले ही लगा लिया अंदाजा लगाने के लिए कि अपनी स्टैंडिंग क्या है।
उसके बाद आपने ये तैयारियां करी, उसके बाद आपने मॉक देना शुरू किया होगा, टायर 1 के टाइम शुरू किया होगा, टायर 2 में कंटिन्यू किया होगा। तो आपकी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये भी मुझे पता लग गया आपसे बातचीत करके कि आप जो है अपना लाइव मॉक तो दे ही रहते कंसिस्टेंटली। और आई थिंक ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक, आप स्टूडेंट्स आपको भी बता दूं कि लाइव मॉक जो है ये फ्री है, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये फ्री है, तो इंडिया में बहुत वास्ट ऑडियंस इन मॉक्स को अटेम्प्ट करती है हर हफ्ते, जिससे आपकी एक्चुअल स्टैंडिंग पूरे देश में स्टूडेंट्स के बीच में कितनी है वो आपको पता चलती है। तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन प्लान ले भी लिया है और अगर आप पेड मॉक्स दे भी रहे हो, तो उसके अलावा ये लाइव मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपनी स्टैंडिंग को चेक करने के लिए। तो इन मॉक्स को तो आप रियल एग्जाम की सीरियसनेस के साथ दिया करो। बाकी जो मॉक्स आपके पास हैं, अगर पेड मॉक्स आपने ले रखे हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो कार्तिक, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, मतलब कितने मॉक्स आप एवरेज लगाने लगे और टुवर्ड्स द एंड कितने लगाने लगे, कब आपने मॉक लगाना शुरू किया, और मॉक एनालाइज कैसे करते थे? और टैटू में। हाँ, टायर 1 टायर 2 दोनों। ओके ओके, तो सर टायर 1 के टाइम पे लास्ट ईयर सर मैंने ये सीखा था कि मैं मॉक को एनालाइज तो करता था, पर सर वो जॉब के साथ वो मुंबई में मतलब टाइम आपके पास थोड़ा कम रहता था, तो राइट। मैंने एक जुगाड़ ये निकाला कि मैंने उसको एक्सेल सीट में मैं मेंटेन करने लगा अपने मॉक्स को। तो ओके। उसमें फिर मैंने प्री के पहले लगभग मैंने, अगर ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला दिया जाए तो लगभग 80-90 मॉक्स मैंने दे रखे थे। हम्म। तो हम्म। इस बार के प्री के मतलब 2025 के प्री के पहले, तो हम्म। 80-90 मार्क्स के साथ ही मैंने जब उसका ग्राफ देखा अपने स्कोर का, और स्कोर से ज्यादा मैं परसेंटाइल पे फोकस करता था। तो वही मैं परसेंटाइल पे देखता था, और यही मैं बाकी एस्पिरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि वो लोग स्कोर से ज्यादा परसेंटाइल पे फोकस करें, परसेंटाइल पे फोकस करें। क्योंकि वो स्कोर एक क्वांटिटी है पर परसेंटाइल आपकी क्वालिटी को दिखाता है। तो करेक्ट, आप वेरी नाइस, लवली, तो वेल तो वो सेड। चीज, हाँ, तो उस चीज को अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने वही परसेंटाइल को अपना देखना कोशिश किया कि आखिर, और सेक्शन वाइज भी आपको दिखने लगेगा फिर उसमें एक्सेल में आप अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करी। और सेम वही मैंने टायर 2 के टाइम पे भी किया। टायर 2 के टाइम पे मैंने पूरे दिसंबर में लगभग ओवरऑल मैंने 50 नॉक लगाए थे टायर 2 के, अरे वाह। अलोंग विथ ऑफिस। तो वो काफी ज्यादा मतलब वो था, महीना काफी मेहनत से भरा था मेरे लिए। पर हाँ, वो मेहनत जितना भी किया सर, वो एक्सेल सीट रंग जितने ला भी गई। बनाए, और हाँ वो रंग लाई, तो सही है। एक नई चीज मैंने सुनी है कि एनालिसिस बच्चे करते हैं तो वो कॉपी किताब खोल के एक आध सवाल देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। आपने एनालिसिस को भी बड़ा अच्छे से डिजिटलाइज करके यूज किया, तो ये भी बहुत बढ़िया है। देखो, हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हम लोग एआई एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, बट स्टूडेंट का अपना एनालिसिस बहुत मायने रखता है। तो हम्म। एआई एनालिसिस से आपको एक मोटा मोटा फिगर मिल जाता है, बट आप खुद क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, आप खुद को कैसे जान रहे हो कि एज अ स्टूडेंट मेरी क्या स्टैंडिंग है, वो अपने खुद के एनालिसिस से पता लगता है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने डेटा पहले इकट्ठा किया और डेटा ड्रिवन आपने ग्राफ्स तैयार किए, जिससे आपको अंदाजा मिल गया कि भाई मेरी स्टैंडिंग कहाँ है, कितना कवरेज और चाहिए, कितना मुझे कंसिस्टेंटली आगे जाना है। प्लस आई थिंक 100% स्कोर कर पाना किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा मुश्किल है, बट 100 परसेंटाइल जो है ये एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब आप जो है वो टॉप स्टूडेंट हो या 99 परसेंटाइल हो, आप टॉप 1% में आ रहे हो, फिर स्कोर चाहे जो हो, मतलब दैट इज आई थिंक अ यस वेरी सर। गुड वे टू लुक एट इट, रादर देन स्कोर पे फोकस रहना। क्योंकि आप वो लोग समझते हैं कि पिछले साल कट ऑफ 150 गई है तो मुझे 150 से ऊपर रखना है, बट क्या पता अगले साल 150 जाएगी, 170 जाएगी या 130 में सिमट जाएगी। तो नंबर्स पे फोकस मत करो, परसेंटाइल पे फोकस करो, वो ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। यस कार्तिक, एक सर। सवाल मैं अक्सर उन स्टूडेंट से पूछता हूं जो स्टूडेंट्स पहले से कहीं गवर्नमेंट जॉब में ही होते हैं। पिछली भी अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें भी यही बातचीत की थी, और आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, बट बार बार हमारी बातचीत कहीं और चली जा रही है। मुझे ये जानना है आपसे कि आप, वैसे आपने हिंट तो दे ही दिया है इस तरफ, बट आप जब एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पोस्टेड हो, यस सर। आप किसी कैपेसिटी में वहां काम कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, और क्या लोग आपके आसपास जो लोग हैं, जो सीनियर्स भी होंगे या कलीग्स भी होंगे, क्या वो जानते हैं कि आप अपडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी इस परीक्षा में और अच्छी पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? और अगर वो जानते हैं तो क्या इसमें वो आपको किसी तरह सपोर्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई चलो आज तुम छुट्टी ले लो, या तुम चला साइड में 2 घंटे जाके पढ़ लो थोड़ी देर, ऐसा कुछ होता है, या इसका उल्टा होता है कि नहीं नहीं इसको पढ़ने मत दो, ये आगे निकल जाएगा? ये सच्चाई, एकदम क्लियर सच बताना कि क्या होता है। नहीं सर, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और बहुत लड़के डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले पूछते हैं, आज भी पूछते हैं। तो सर इसमें क्या है कि दोनों तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं कि नहीं आप सच में आगे बढ़ो, और कुछ राइट। लोग नहीं भी चाहते। पर सर इसमें मैं अपने मतलब सक्सेस का एक श्रेय अपने एडिशनल कमिश्नर को भी देना चाहूंगा। क्या बात है, वेरी नाइस, तो लवली। जिनके पास में सर पोस्टेड था सर, तो उन्होंने मतलब लास्ट के जो 1 महीने थे सर, उन्होंने मुझे पूरा फ्री छोड़ रखा था। मेरे पास ज्यादा छुट्टियां भी नहीं थी।
क्योंकि सर मुंबई से मैं, मेरा घर बिहार आता था, तो मैं छुट्टी भी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऑफिस में मुझे फ्री कर रखा था कि नहीं ठीक है, ये 1 महीने है, तुम जम के तैयारी करो। और ऑफिस के भी लोग जो थे बाकी, अपार्ट फ्रॉम हिम, मतलब बाकी लोग भी काफी सपोर्टिव थे। और इनफैक्ट जो लोग प्रीवियसली सिलेक्टेड इंस्पेक्टर्स थे, उन लोगों को देख के ही मोटिवेशन मिलता है आपको ऑफिस में। हाँ, तो राइट जो लोग राइट। ये सोचते हैं सर कि नहीं, अगर मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूंगा, कहीं भी जाऊंगा तो शायद मेरे प्रिपरेशन पे एक रोक लग जाएगी, उनके लिए हाँ, मैं बोलना चाहूंगा वो गलत सोचते हैं। आप वहां जाएंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, और तभी आपकी सिलेक्शन और जल्दी हो पाएगी, मे बी। और जल्दी होगी। जो, आप क्योंकि उन आप, लोगों को देखोगे जो सिलेक्ट होके वहां बैठे हैं ऑलरेडी, तो वो यस भी एक सर, मोटिवेशन देता है। यस सर। राइट और राइट। फिर आप वहां पे आप जाएंगे तो अपने बॉसेस तो यूपीएससी वाले भी रहते हैं, तो उनको देखने पे लगता है कि अरे हाँ, अगर वो यूपीएससी तक कर सकता है ये इंसान, तो मैं तो एसएससी कर ही लूंगा फिर। क्या तो बात है, फिर उस क्या तरीके बात से वो सर फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, आपके टारगेट्स को आप तोड़ लेते हो, तो फिर सही हो जाता है फिर। बहुत अच्छी बात है। चलो, ये भी बड़ा अच्छा इंसाइट आज स्टूडेंट्स को मिला होगा कि अगर आपको कहीं पोस्टिंग मिल रही है तो ये मत सोचो कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अगले साल अच्छा कर लूंगा। आप ज्वाइन कर लो, क्या पता वो कहीं ना कहीं वो पुश दे दे आपको, जो आपको क्लियर करने में मदद कर जाएगा आगे। ये सर। वेरी नाइस। कार्तिक, दो सवाल और पूछूंगा लास्ट, फिर आपका टाइम मैं नहीं लूंगा। और सबसे पहला सवाल ये कि आपने देखो बहुत सक्सेस देखी है, बहुत फेलियर्स भी देखे होंगे, काफी रिजल्ट्स आए होंगे, बट ये रिजल्ट आपके लिए मुझे लग रहा है कुछ खास है, क्योंकि एक तो ये आपको होम पोस्टिंग दे रहा है, आपको घर के करीब ले जा रहा है, तो घर वालों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप पूरी कर पा रहे हो। मुझे ये यस सर। बताना, जब ये रिजल्ट आया, जिस समय रिजल्ट आया, तो आपने ये रिजल्ट अपने पेरेंट्स को बताया होगा, अपने घर वालों को बताया होगा, तो उनकी नजरों में कुछ आपको दिखा होगा, कुछ खुशी दिखी होगी। उस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा आप मुझे अगर बता सके तो जरूर बताएं। यस सर, उस मोमेंट पे मैं अपने दोस्तों के साथ था, मतलब हम हम्म लोग ऐसे पार्टी कर रहे थे, तो हम्म उनमें से कभी दोस्त मतलब ऐसा बोलने भी लगे कि देखो हम ही गरीबों को खिलाने के लिए लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट रुका होता, तो वो तो खुशी का माहौल था। लेकिन सर जब मैं घर पे आया था, तो मेरी माँ को मेरी एक फ्रेंड ने ऑलरेडी बता रखा था। अच्छा। तो मैं जैसे ही घर पे आया, तो वो माँ के आंख में जो वो गर्व के आंसू, और साथ में वो जो मतलब पिताजी रहते तो उनके आंख में जो आंसू रहता, मतलब मैं दोनों एक साथ देखे, मतलब। हम्म और वो जो फीलिंग थी सर, शायद मैं इधर बयान नहीं कर पाऊंगा, मतलब हम्म नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। और तब वो दोस्तों के साथ था, तो उतना रिजल्ट का उतना फील नहीं आया, लगा कि हाँ ठीक हम्म। है, हो गया। लेकिन जब वो मम्मी के साथ जब गले लगा सर, तब वो लगा कि हाँ, मतलब अब पता लगा कि कुछ कर दिया है, कुछ 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 तो ऐसा कर किया दिया है। है कि उनके उनकी आंखें ऊंची कर दी हैं। हाँ, मम्मी को तो सर क्या? मतलब मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मम्मी को उतना आइडिया नहीं है कि सीजीएल का क्या महत्व है। पर हम्म। माँ को इतना जरूर पता है कि लास्ट रिजल्ट, मतलब 2024 के रिजल्ट के बाद मैं बहुत रोया था माँ के पास आकर के, अच्छा। क्योंकि हम्म मतलब मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी, और नहीं हो पा रहा था, हम्म। तो फैमिली से दूर। और तो वो बहुत ही मेहनत करना प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो चीजें जब मम्मी को पता लगे कि हाँ, मतलब बच्चे की मेहनत और माँ की दुआ काम आई है, तो फिर उसका उस फीलिंग को सर मैं बयान नहीं कर उसका पाऊंगा। कोई वो नहीं है। वेरी हाँ। नाइस, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी पूरी फैमिली को और आपको भी फिर से। बस आप थैंक यू सर। जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो आपने बहुत आज मतलब ये बातचीत करके मुझे खुद काफी इंस्पिरेशन मिला है, और स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आई एम वेरी श्योर। बट जाते जाते कोई एक ऐसी बात, वो जो नहीं है पत्थर की लकीर है कि भाई ये जरूर कर लेना और सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई एक ऐसी बात जो आप हमारे स्टूडेंट्स को आप मैसेज के तौर पे देना चाहते हाँ सर, बिल्कुल। सर मैं सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है और वॉलीबॉल प्लेटफॉर्म की तरफ से यही बोलना चाहता हूँ कि आप एसएससी को एक स्प्रिंट रेस की तरह मत देखो। एसएससी एक मैराथन है, और इसमें बस आपको एक अपना एक ही चीज पे फोकस करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। आप डेली पढ़ो, डेली हर एक सब्जेक्ट को टच करो, किसी सब्जेक्ट को एलिनेट मत करो, और इस मैराथन में लगे रहो। आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, और एक दिन आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, और लगेगा आपको कि हाँ, कुछ तो किया अच्छा सा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक, अपना समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ आज कुमार कार्तिक थे, और आरा बिहार से अपनी होम पोस्टिंग के लिए खूब मेहनत इन्होंने की, और बहुत लंबी जर्नी, 2021 से शुरू हुई जर्नी, आज 2026 में जाकर के उन्हें वो मिलेगा जिसकी वो शायद कामना कर रहे थे इतने सालों से। और पूरी जर्नी में आपने सुना कि इनके पास रीजन था। एक होता है सिर्फ गोल, एक होता है उसके पीछे का रीजन, उस गोल पे जाने से क्या फायदा है, क्या उसका कारण है। तो आई एम श्योर इससे आप सबको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, इस कहानी से, इनकी जर्नी से इंस्पिरेशन लीजिए, और सही समय पे सही प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेटफॉर्म की वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेटफॉर्म के वीडियो को शेयर कीजिए,
और आप सभी से निवेदन है कि अपनी मेहनत जारी रखें, जैसा कि कार्तिक ने कहा कंसिस्टेंसी बनाए रखें, सिलेक्शन आप भी जरूर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों। आपसे मुलाकात करूंगा वैसे ही किसी और इंटरेक्शन में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।